हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के क्वेश्चंस, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चंस जो हैं वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं। और अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाइए और उसको जरूर देखिए। हमने पूरी एक्सरसाइज को, एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज को पार्ट्स में डिवाइड किया, हर क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फाइन। सो प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। आपको पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम प्रेशर का फॉर्मूला लिखें तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फाइन। फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। हमें पता है जो प्रेशर है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है। और 1 पास्कल का उन्होंने रिलेशन भी दे रखा है क्वेश्चन में। तो 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइन। इफ द मास एट द सी लेवल इज 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे कितना दे रखा है हमें? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट प्रेशर इन पास्कल। हमें क्या करना है? इस ये पूरी यूनिट को किस में चेंज करना है? पास्कल में चेंज करना है। सबसे पहले तो हमें प्रेशर का फॉर्मूला पता है, क्योंकि उन्होंने ऊपर एक्सप्लेन भी कर दिया है। क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, या फिर हम क्या बोलते हैं, कई बार हमें वेट पर यूनिट एरिया भी लेते हैं। और वेट इज इक्वल्स टू क्या होता है? आपको पता है वेट इज इक्वल्स टू क्या लेते हैं? mg। यहाँ पर जो mg है वो क्या है? मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फाइन। यहाँ पर जो mg है वो मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा? वेट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड हियर इज एरिया। फाइन। अब आप एक बार ध्यान से देखिए, हमें पता है फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। फाइन। तो हम यहाँ पर क्या देखिए एक बार ध्यान से, तो यहाँ पर मास की क्या यूनिट होती है? एसआई, केजी। इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, आपको पता है एक्सीलरेशन की, अगर आप देखें एक्सीलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइन। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं ms-2, एक ही बात है। और एरिया पर यहाँ ये हमें इजी रहेगा, मीटर स्क्वायर। नीचे हमारा एरिया मीटर स्क्वायर। सबसे पहले तो हमें वैल्यू ही दे रखी है, हम वैल्यू को नोट डाउन कर लेते हैं। 3 4। हमें क्या करना है? जस्ट इस क्वेश्चन में यूनिट कन्वर्जन वाला ही टॉपिक है, यूनिट को कन्वर्ट करना है। फाइन। यहाँ पे हमें ग्राम दे रखा है, ग्राम को हमने केजी में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसे हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमने मैच करना है अपनी स्पेसिफिक यूनिट से, और उसके बाद हमने ऐसा यूनिट पास्कल में प्रेशर को निकाल देना है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू दे रखी है 1034, ये क्या दे रखी है? ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि ये मास दे रखा है पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मास यूज हो रहा है। फाइन। तो उसके बाद हमें पता है फॉर्मूला में क्या होता है? फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। फाइन। यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8। तो हम वैल्यू पुट करते हैं 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया था इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने नीचे लिखा, मल्टीप्लाई बाय किससे? 9.8 एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है? ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करना है। फाइन। तो हमें पता है, हमें एक रिलेशन पता है, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स होते हैं। फाइन। यहाँ पर हमने ग्राम लिया, ग्राम से ग्राम कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना होगा? 1000 ग्राम्स को 1 kg अपॉन 1000 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, हमारा रिस्पेक्टिव आंसर केजीज में आएगा। तो पहला सिचुएशन हमने क्लियर कर लिया। दूसरा हमें क्या करना है? सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने किस में कन्वर्ट करना है? मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, एसआई यूनिट के अनुसार। ये देखिए एसआई के फाइन 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। क्लियर? तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? इस तरीके से लिखिए 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर। और क्योंकि स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम एक बार और रिपीट करेंगे इस वैल्यू को, अपॉन 1 मीटर। अब एक बात देखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, हमारा रिस्पेक्टिव आंसर किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब ये बात जब हो गई पूरा, हमें पता है हमने इसकी यूनिट भी चेंज कर दी, ऊपर से हमने किसकी? केजीज की भी यूनिट, ग्राम को भी हमने केजीज में कन्वर्ट कर दिया, और ये हमारा किसमें? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें ऊपर वाली वैल्यू को न्यूटन में कन्वर्ट करना है। न्यूटन का मतलब क्या है? न्यूटन का मतलब क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइन। मीटर पर सेकेंड एज इट इज ही रहेगा, मीटर पर सेकेंड एज इट इज है, उसमें हमने कोई चेंज नहीं करना है। देखिए जब हम इन वैल्यूज को कट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1034 इंटू 98 लिख सकते हो, क्योंकि 10 की ऑलरेडी मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर हमारे पास 10 बच रहा है और यहाँ पर 9.8 है, तो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया 98। फाइन। और रिस्पेक्टिव आंसर हमारा है किसमें? केजी
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, फाइन। और डाउनवर्ड में हम न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हमने कन्वर्ट किसमें कर दिया, मीटर स्क्वायर में, फाइन। अब ये देखिए ये यूनिट क्या है पूरी, आप एक बार ध्यान से देखिए, ये पूरी यूनिट क्या है, न्यूटन। तो 1034 इंटू 98, और ये कितना हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आ गया। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही हमारा क्या होता है, पास्कल, यानी कि प्रेशर की जो ऐसा यूनिट है पास्कल, वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। क्लियर आई थिंक। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 101332 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, या फिर और किस में लिख सकते हो, पास्कल में लिख सकते हो। क्लियर। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो डेफिनेशन बेस्ड है, वो अपने आप करिएगा। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए अगर हम माइक्रो की बात करें, माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6, मेगा की बात करें तो 10 टू द पावर 6, डेका का मतलब 10, गीगा का मतलब 10 टू द पावर 9, और फेम्टो का मतलब 10 टू द पावर -15। ये है इसका रिस्पेक्टिव आंसर। कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी समझने लायक चीज ही नहीं है, याद ही करना है इसको। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो है सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशंस पूछी रखी है, तो वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो से भी देख सकते हैं, नहीं तो आपकी एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी इट इज गिवन, तो उसको हम नहीं कराने वाले हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। चलिए स्टूडेंट्स इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वो की पॉल्यूटेड है किससे, क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म है वाटर के अंदर, सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है, कैंसर प्रोड्यूसिंग, फाइन। एक्टिविटीज है उसमें। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, गिवन। अब हमें क्या दे रखा है, पार्ट्स पर मिलियन। ppm मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब क्या होगा अगर हम इसको लैंग्वेज में पढ़ें, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है, यानी कि गिवन सॉल्यूट जो प्रेजेंट है वो मिलियन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, फाइन। इसका मतलब ये है यहाँ पर। और वैसे भी पार्ट्स पर मिलियन को हम कब यूज करते हैं, जब बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन की हम बात कर रहे होते हैं, यानी कि पर मिलियन में कुछ सॉल्यूट प्रेजेंट है, फाइन, उसकी बात करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, पीपीएम इज इक्वल्स टू क्या होता है, देखिए मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर सोल्यूट ना लिख के किसकी बात हो रही है, क्लोरोफॉर्म की बात हो रही है। CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है, और अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। यहाँ पे ppm की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, व्हाट इज 15 इज इक्वल्स टू, यानी कि मास ऑफ CHCl3 अपॉन mass of solution into 10 to the power 6, here is this, fine। ये हमें ऑलरेडी गिवन है, फाइन। तो हमें ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन रहेगी। और फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास, यानी कि इसी पीपीएम को हमने किस में देना है, मास परसेंट में। हमें मास परसेंट का फॉर्मूला पता है। मास परसेंट का मतलब क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, फाइन। तो हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, CHCl3 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, फाइन। अगर मैं इस वैल्यू को कंपेयर करूं इस इक्वेशन से, ऊपर वाली इक्वेशन से, तो ये वैल्यू तो सेम ही है, फाइन। हमने क्या करना है, इस वैल्यू को, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें ऊपर वाली इक्वेशन से, लेट इस इक्वेशन को 1 लेट कर लेते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से, तो कितनी आएगी, 15 अपॉन 10 टू द पावर 6 आ सकता है यही। तो वही वैल्यू हमने मास परसेंट में पुट कर देनी है। यहाँ पे मास परसेंट की वैल्यू क्या लिखेंगे, 15 अपॉन 10 टू द पावर 6 इंटू 100, फाइन। अगर हम इसे कट करें तो 15 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 आ जाएगा, क्योंकि 2 0 से कट हो जाएंगे और ऊपर आ जाएगा तो -4 आ जाएगा, फाइन। मास परसेंट, फाइन, इतने परसेंट प्रेजेंट है, मास परसेंट में कन्वर्ट हो गया। दूसरे पार्ट में उसने पूछा है डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ CHCl3 इन द वाटर सैंपल। सबसे पहले हमें मोलैरिटी निकालने के लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे, मोल्स निकालने पड़ेंगे। और मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो उसके लिए सबसे पहले हमें CHCl3 का मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। मोलर मास ऑफ CHCl3 निकालेंगे। कार्बन का वेरी वेल नो 12 + 1 + 3 इंटू 35.5, फाइन। कितनी आएगी, 118.5 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, इतने ग्राम्स, फाइन। अब आप देखिए
मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, मोलैरिटी से पहले हमें पता है जब हमें सैंपल का नहीं दे रखी होती वैल्यू तो हम उसे 100 लेट करते हैं। फाइन, अगर हम देखें CHCl3 का जो हमारा मास आया 15 इंटू 10 रेज टू द पावर -4, फाइन, ये वैल्यू हमारे पास आ गई थी। फाइन, तो अब एक बार देखिए, जब हमें सैंपल्स में नहीं दे रखा होता कि वॉल्यूम कितने वॉल्यूम पे काम किया है या कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हमने लिया है, तब हम 100 लेट करते हैं। तो हम देखेंगे 100 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन, हमें पता है 100 ग्राम वाटर कितना ले रहा है, 115 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 ग्राम ऑफ CHCl3 इतना ले रहा है। तो और हमसे पूछा क्या है, हमें पता है मोलारिटी की वैल्यू क्या होती है, मोलारिटी का मतलब क्या है, मोल्स पर लीटर, लीटर का मतलब क्या, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम में कितना होगा, वाटर में कितना क्लोरोफॉर्म होगा, 1.15 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 1000 अपॉन 100, फाइन, 15 इंटू 10 टू द पावर -3 आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी। और इसको मोर स्पेसिफाई करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2। ये हमारे पास ग्राम्स में आ गया, और ये क्या आ गया, मास आ गया किसका, क्लोरोफॉर्म का पर लीटर में, यानी कि 1000 ग्राम में। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वेट W2 मोलैरिटी, और मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास कितना है, 118.5 ग्राम्स। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1.26 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 मोल। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें ये वैल्यूज दे रखी हैं और इन्हें हमें एक्सप्रेस करना है सिग्निफिकेंट नोटेशन में, जिसके लिए मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ अपने चैनल पर, आप देखेंगे। अगर आप उसके रूल्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमें सिग्निफिकेंट नोटेशंस को लिए हमने किस किस रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये हम आपको अभी कर देते हैं। तो आप देखिए इसको क्या लिखते हैं, हमें पता है डेसिमल हमेशा एक सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद आना चाहिए, यानी कि 4.8 इसके लिए एग्जैक्ट होगा। और 4.8 करने के लिए हमने डेसिमल को कितना मूव किया, 1, 2 और 3, है ना, इंटू 10 रेज टू पावर -3, क्योंकि अगर हम इसे रिमूव करेंगे तो हम क्या लिखते हैं, 1000 लिखेंगे ना नीचे, तो 3 मूव हो गया। अगर हम ये वैल्यू देखें तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, हमने बताया एक सिग्निफिकेंट फिगर के बाद हमें डेसिमल को प्लेस करना होता है, ये रूल है, 0 0 0। अब देखिए जरा कितना पॉइंट हमने यहाँ पर लगाया, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 10 टू द पावर 5 आ जाएगा। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें कैसे लिखना है, 8.008 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना शिफ्ट हुआ, 1 2 और 3, 10 टू द पावर 3, क्लियर। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें क्या लिखना है, 5.000, 3.3 लेवल्स तक उन्होंने निकाल रखा था वैल्यू को, तो हमने कितना शिफ्ट किया पॉइंट को, 1 और 2 शिफ्ट किया तो 10 टू द पावर 2 आ जाएगा। Here is 6 पॉइंट, ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लगाना चाहो तो 10 टू द पावर 0 लिख सकते हो, जिसका कोई भी मीन नहीं है, आप इसको एज इट इज भी लिखें तो भी करेक्ट है। उसके बाद लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अगर क्वेश्चन नंबर 19 को देखें तो हमें ये वैल्यूज दे रखी हैं और इसमें हमें सिग्निफिकेंट नंबर बताने हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी कितनी है इसमें। तो देखिए इसमें कितनी है, 1 और 2, इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी है सिग्निफिकेंट फिगर की, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और यहाँ से भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो 2 और 5 यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पर देखिए 2 0 और 8 दोनों, तीनों के तीनों ही सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें एक रूल आता है, द जीरो इन बिटवीन द 2 नॉन जीरो नंबर्स इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, यानी कि उसको भी हम काउंट करते हैं। बिल्कुल 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन अगर इस केस में देखें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। आप अगर नॉर्मली देखें तो आप देखेंगे कि 1 2 3 इस डिजिट के बाद 3 0 है, तो आप इसको 6 मान लेंगे कि 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, बट नहीं, इसमें 6 नहीं है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 126 को हम सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे, उसके आगे की जीरोस को हम काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर में। और इससे नेक्स्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, उसमें क्या बताया कि डेसिमल के बाद भी अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि डेसिमल के नेक्स्ट भी हमने वैल्यू निकालने की तो कोशिश करी, अगर 0 भी आया तो भी निकालने की कोशिश की, तभी तो 0 आया। तो इसका मतलब क्या करना है, उसको भी काउंट करना है। 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है इस केस में। और अगर इस केस में देखें तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को, इसमें क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, फाइन। नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, राउंड अप करना है, वो भी 3 सिग्निफिकेंट अब फिगर तक।
अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। फाइन, यानी कि तीसरी सिग्निफिकेंट फिगर को हमने देखना है, उससे नेक्स्ट को हमने जज करना है। तो इसके लिए भी हमने सिग्निफिकेंट के रूल्स जो है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बना रखे हैं, आप वहां से भी उसके रूल्स को स्टडी कर सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए, हम जब भी हमें उसने बोला 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर के नेक्स्ट वाली यानी कि 4 सिग्निफिकेंट को हमने चेक करना है। उसमें भी 3 क्राइटेरिया होते हैं, लेस देन 5, ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5। फाइन, तो देखिए अब देख लेते हैं इसमें 1, 2 और 3 है। 1, 2 और 3 यानी कि ये 3 तो हमारी 3 तो सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमने काउंट कर लिया। उसके बाद जो 4th डिजिट है हमने उसे चेक करना है। इफ द 4th डिजिट, ठीक है, आगे लिख लेते हैं इसको। इस केस में 4th डिजिट क्या है हमारी, 1 है। फाइन, और 1 क्या होता है, 1 इज ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5, इट इज लेस देन 5। तो 1 हमारा क्या है, लेस देन 5 है। अगर लेस देन 5 होता है तो डिजिट रिमेन अनचेंज, यानी कि अप टू 3 लेवल तक हमें एज इट इज ही लिख देना है, यानी कि 3, 4.2 को हमने एज इट इज ही मेंशन कर देना है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड एंड फोर्थ वन इज 1, फोर्थ वन इज ऑल्सो 1। यहाँ पर भी 4th डिजिट क्या है, 1 है। तो 4th डिजिट हमारे पास क्या है, पहली बात हमें जहां तक करना होता है, जैसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए तो उससे नेक्स्ट को हमने देखना है। 4th डिजिट क्या है हमारी, 1 है। फाइन, तो 1 इज व्हाट, ग्रेटर देन और लेस देन, ऑब्वियसली लेस देन 5। तो कितना आएगी डिजिट, 1, 0.4। फाइन, ये हमारी 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गई राउंड ऑफ करके। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट डिजिट इज दिस 2, थर्ड एंड फोर्थ, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ डिजिट। हमने किसको चेक करना है, 4 डिजिट तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक तो यही है। अब देखिए कि थर्ड वाली डिजिट में चेंज आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इस केस में देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मैं 4th डिजिट की बात करूं, 4th प्लेस की बात करूं, तो देखिए 4th प्लेस पे क्या है हमारे पास, 7 है। फाइन, 7 है, एंड 7 इज व्हाट, ग्रेटर देन 5। इफ द 4th डिजिट इज ग्रेटर देन 5 और द डिजिट जो हमने निकाली उससे नेक्स्ट डिजिट अगर ग्रेटर देन 5 है तो उससे प्रीवियस डिजिट में 1 एड ऑन हो जाता है। क्लियर, दिस इज द रूल, ये में रूल कहता है। तो आप देखिए, इससे पहले में 9 है, 59 है, ये पूरा 60 हो जाएगा। तो क्या आएगा आंसर, देखिए 0.0460 हो जाएगा। फाइन, ये आएगा वैल्यू। 59 का क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ पर 7 था, 7 से क्या हुआ, 7 ग्रेटर देन 5 है तो 9 में एक एड ऑन हो जाएगा। जब एक एड ऑन हुआ तो ये 10 बन गया, यानी कि 60 हो गया। तो 460 आ गया यहाँ पर। फाइन, 3 अप टू राउंड ऑफ करा हमने अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 और 4 डिजिट अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, फिर से देखिए अगेन 4 डिजिट ग्रेटर देन 5, देन 280। क्या 280 लिख सकते हैं, नहीं, प्रीवियस डिजिट में एक एड ऑन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 281, 2810, ये आएगा आंसर इसका, क्योंकि ठीक है 2810, क्योंकि ये 8 था और 8 में क्या ग्रेटर देन 5 है तो एक एड ऑन हो जाएगा, तो 80 का क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा जस्ट। फाइन, ये आ जाएगी हमारे पास अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। आई थिंक ये क्लियर है आपको। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 21। अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट की, तो डाई हाइड्रोजन और डाई नाइट्रोजन के हमें रेशियोज गिवन है, वैल्यूज गिवन है। अगर हम एक को फिक्स करके, नाइट्रोजन को फिक्स करके दूसरे रेशियोज को निकालें तो वो देखेंगे वो सिंपल होल नंबर रेशियो में है। और अगर सिंपल होल नंबर रेशियो में है तो यानी कि कौन सा लॉ फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं। कौन सा लॉ फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन को वो फॉलो कर रहे हैं। यहां तक तो ये क्लियर हुआ। जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने लायक। फर्स्ट पार्ट आप इजीली कर सकते हैं, सेकंड पार्ट में क्या बताना है हमें, यूनिट कन्वर्जन करते हैं। इट इज ऑल्सो टू मच इजी। फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें ध्यान से तो हमें करना किसमें है, 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। मिलीमीटर में उसकी वैल्यू क्या आएगी यूनिट कन्वर्जन में। अगर हम 3-4 रिलेशंस को देखें, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, ठीक है। दूसरा क्या बताएंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। फाइन, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होते हैं।
ये 3 रिलेशंस का यूज करना है बस इसमें हमें। तो देखिए 1 किलोमीटर इंटू, अब देखिए ऊपर हमें क्या निकालना है, हमें मीटर वाली वैल्यू को हमने ऊपर मेंशन करना है। तो हम क्या लिखेंगे 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर। हमें इस अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है कि किलोमीटर कैंसिल भी हो जाए और जो हमें वैल्यू, जो हमें यूनिट चाहिए रिस्पेक्टिव वही आए कट के पूरा। फाइन। अच्छा उसके बाद देखिए अब किलोमीटर, अब मीटर वाली यूनिट को देखते हैं। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। फाइन। तो 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर। फाइन। इनटू आपको पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। फाइन। 10 मिलीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। अब देखिए मीटर से मीटर कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल। जो रिस्पेक्टिव यूनिट आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, मिलीमीटर में आएगी। पहली बात तो यहाँ से आ गया। उसके बाद हमें क्या वैल्यू निकल के आ रही है, देखिए 3, 4, 5 और 6, 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर हमारा आंसर आ गया। क्लियर? ये हमारा रिस्पेक्टिव आंसर आ गया यूनिट कन्वर्जन के बाद। चलिए लेट अस डू इट्स नेक्स्ट पार्ट। फाइन। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, 1 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है बताइए, पिकोमीटर में। पिकोमीटर क्या होता है, पहली बात तो इसमें भी 3 रिलेशंस का यूज होगा। क्या, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। फाइन। दूसरा रिलेशन क्या होता है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -12 मीटर। ये 2 रिलेशन का यूज हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 1 किलोमीटर इंटू क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए इसी पार्ट को हमें ऐसे एडजस्ट करना है कि किलोमीटर हमारा कैंसिल आउट हो जाए। तो 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर इंटू किसका आएगा, आपको पता है 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर हो जाता है। क्लियर? अब एक बार ध्यान से देखिए हमें आंसर किस में चाहिए, पिकोमीटर में चाहिए। तो पिकोमीटर तो हमें ऊपर मेंशन करना ही है। 1 पिकोमीटर अपॉन 10 टू द पावर -12 मीटर, ये लिख सकते हैं। अब इधर देखिए किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, रिस्पेक्टिव आंसर किस में आएगा, पिकोमीटर में आ जाएगा। फाइन। अब कितना आएगा, ध्यान से देखिए कितना आएगा, यहाँ पर 1000 है, ऊपर आके 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 टू द पावर 3 है, प्लस 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 12, ऊपर आके क्या हो जाएगा, पावर प्लस में हो जाएगी ना। तो कितना हो जाएगा बताइए, 10 टू द पावर 15 पिकोमीटर इज द राइट आंसर। फाइन। ये रिस्पेक्टिव आंसर है इसके सेकेंड पार्ट का। सेकेंड पार्ट के हमारे 3 सब पार्ट है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। चलिए अब ध्यान से देखिए 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम, इतना होगा। और हमें एक रिलेशन ये भी पता है कि 1 kg इज इक्वल्स टू व्हाट, 1000 ग्राम्स होते हैं। इन 2 रिलेशंस का हम यूज करेंगे। आप देखिए अगर हमने निकालना है मिलीग्राम से लेके चलना है तो मिलीग्राम इंटू, आप ये देखिए क्या आ जाएगा, 1 ग्राम अपॉन 1000 मिलीग्राम। फाइन। मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ देखिए केजी, हमें रिस्पेक्टिव आंसर किस में चाहिए, केजी में। तो केजी को हम ऊपर लिख देते हैं अपॉन 1000 ग्राम्स। फाइन। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, इधर एमजी से एमजी कैंसिल, व्हाट्स द वैल्यू। फाइन। कितना आएगा, केजी अपॉन क्या आएगा, 10 टू द पावर 6, ऊपर आके क्या हो जाएगी 10 टू द पावर -6 केजी, यानी कि 1 मिलीग्राम में कितना होता है, 10 टू द पावर -6 केजी हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट रिलेशन हमें क्या बता रहा है, 1 मिलीग्राम में कितने नैनोग्राम्स होते हैं। फाइन। आपको अभी रिलेशन हमने क्लियर किया, क्या 1 मिलीग्राम इंटू, आपको पता है पहला रिलेशन 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। फाइन। तो हमें क्या लिखेंगे, 1 ग्राम अपॉन 1000 मिलीग्राम। फाइन। मल्टीप्लाई बाय, अब हमें क्या करना है, अब हमारा केजी वाला रिलेशन तो नहीं यूज होगा, यहाँ पे क्या यूज होगा, हमें पता है 1 नैनोग्राम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -9 ग्राम्स। फाइन। ये रिलेशन को हमने ऐसे सेट करना है कि ऊपर जो वैल्यू आए वो नैनोग्राम्स में आए। तो 1 नैनोग्राम अपॉन 10 टू द पावर -9 ग्राम्स। फाइन। ग्राम से ग्राम कैंसिल, एमजी से एमजी कैंसिल, व्हाट्स द रिस्पेक्टिव वैल्यू, दिस इज 1000। ठीक है, 1000 जब ऊपर आएगा, आप देखिए 1000 भी है और 10 टू द पावर -9 भी है। फाइन। 10 टू द पावर अगर ऊपर आएगा तो -3 हो जाएगा। फाइन। और मल्टीप्लाई बाय किससे, 10 टू द पावर जब ऊपर आएगा ये कितना हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, इतने नैनोग्राम्स। फाइन। तो अगर हम इसको सॉर्ट आउट करें तो कितना हो जाएगा, 6, 10 टू द पावर 6 नैनोग्राम।
फाइन, ये इसका रिस्पेक्टिव आंसर आता है। आई थिंक ये क्लियर है। अब हम थर्ड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, सी वाले पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट, सी पार्ट में हमें क्या करना है, 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू लीटर इज इक्वल्स टू डैश डेसीमीटर क्यूब। यहीं पे लिख लेते हैं 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर हो जाता है। और एक चीज और, चलिए ये सेकंड पार्ट को हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 1 मिलीलीटर इनटू, फाइन, क्या लिखेंगे, लीटर अपॉन 1000 मिलीलीटर। फाइन, ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर -3 लीटर्स। क्लियर। अगर हम इस वाले पार्ट को देखें, सेकंड वाले को, हमें डेसीमीटर क्यूब दे रखा है। देखिए इसको सबसे पहले तो इजीएस्ट पार्ट क्या है, हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब है, डेसीमीटर क्यूब है। तो जब डेसीमीटर क्यूब हमें पता है ऊपर हमारा रिलेशन क्या आया, 10 टू द पावर -3 आएगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 10 टू द पावर -3 डेसीमीटर क्यूब ही आएगा। क्लियर, इतना ही होगा। लेकिन अगर इसको स्टेप वाइज आप करें, तो हम इसको स्टेप वाइज भी आपको समझा देते हैं एक बार। देखिए स्टेप वाइज हम कैसे करेंगे, हमें ये पता है 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। फाइन, 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। फाइन, तो हम यहाँ पे मिलीलीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें एक चीज और पता है, 1 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। फाइन, इसी रिलेशन को हम स्टेप वाइज यूज कर लेंगे। इनटू, अब हमें 3 सेंटीमीटर चाहिए, तो हम 3 सेंटीमीटर को कैसे लेंगे, 1 डेसीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर। अब इससे जो रिस्पेक्टिव यूनिट है वो हमारी क्या आएगी, देखिए सेंटीमीटर क्यूब से ये तीनों कैंसिल यूनिट। फाइन, तो हमारे पास यूनिट तो आ गई डेसीमीटर क्यूब। फाइन, और यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 10 टू द पावर -3। फाइन, ये हमारा रिस्पेक्टिव आंसर आ गया इस पार्ट का। नाउ हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। फाइन, अब क्वेश्चन नंबर 22 से कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या बता रखा है, तो इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, वेल नॉन, पता ही आपको ये वैल्यू। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 2.00 नैनो सेकेंड्स। फाइन, 2.00 किस लिए लिखा है उन्होंने, सिग्निफिकेंट फिगर के केस में लिखा है, तो हमें आंसर भी इसी रिस्पेक्ट में देना है। सबसे पहले तो सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है देख लेते हैं, यानी कि स्पीड हमें गिवन है, दैट इज 3.0 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फाइन, एंड व्हाट इज दिस इज टाइम इज ऑल्सो गिवन, व्हाट 2.00 नैनो सेकेंड्स है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2.00 इंटू 10 रेज टू द पावर -9 सेकेंड्स। फाइन, अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। फाइन, तो हियर डिस्टेंस इज वी हैव टू फाइंड एंड स्पीड इज व्हाट 3.0 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड and multiply by time, that is 2.00 10 to the power -9 seconds. फाइन, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, इसका मतलब क्या, रिस्पेक्टिव आंसर हमारा किस में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, 6.00। हमें आंसर में ये दोनों पॉइंट्स को मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि हमें हर डिजिट में, हर वैल्यू में उन्होंने सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से दिया था। सो वी हैव टू फाइंड और वी हैव टू राइट 00 ओवर हियर, और इनटू 10 रेज टू द पावर, इधर देखिए माइनस से, तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, इतने मीटर। फाइन, और अगर इस वैल्यू को हम और सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाएगा, 0.600 मीटर। क्लियर, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। नंबर 23 को देख लेते हैं। इन द रिएक्शन A प्लस B2 मॉलिक्यूल, A एटम रिएक्ट कर रहा है B2 मॉलिक्यूल के साथ, और वो क्या दे रहा है, AB2। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग मिक्सचर। इस मिक्सचर में हमें, इस रिएक्शन में हमें ये बताना है विच इज एन लिमिटिंग रिएजेंट, कौन होगा। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में पहली बात तो हमें रिएक्शन क्या बता रही है, रिएक्शन क्या बता रही है हमें, कॉमन चीज, 1 एटम ऑफ A combined with 1 molecule of B. फाइन,
ये बता रही है। अगर हम यहाँ पर अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं, वैसे इसके 5 पार्ट्स हैं, हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को ले रहे हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बता रहे थे, 300 एटम्स ऑफ ए एंड 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। अगर हम बात देखें इसमें 1 एटम 1 मॉलिक्यूल के साथ ही कंबाइन हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे 300 एटम दे रखे हैं ए के 300 और 200 मॉलिक्यूल ऑफ बी दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होगा, 100 एटम्स ऑफ ए, 100 एटम बच जाएंगे ना ए के, 200 के साथ तो रिएक्ट हो जाएंगे कंप्लीटली, तो 100 एटम लेफ्ट बिहाइंड हो जाएंगे। 100 एटम ऑफ ए रिमेन अनरिएक्टेड, hence A is a excess reagent। A excess reagent है तो B क्या होगा फर्स्ट केस में जो B है वही हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा भी क्या है कि विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, A या फिर B2। फाइन, तो B इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, हमें ये चीज क्लियर हो गई। B लिमिटिंग रिएजेंट है और A हमारा क्या है, एक्सेस रिएजेंट। चलिए सेकंड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। अगर मोल में कंसीडर करें तो मोल में हमें डिफाइन क्या मिलती है, A टू B की रिएक्शन में 1 मोल ऑफ A कंबाइन विद 1 मोल ऑफ B2। दोनों एक एक मोल से ही कंबाइन हो रहे हैं। यहाँ पर अगर 2 मोल A के हैं तो 2 मोल B के तो कंज्यूम हो जाएंगे, लेकिन B का 1 मोल क्या रहेगा, रिमेन अनरिएक्टेड। सो देयरफॉर 1 मोल ऑफ B remain unreacted, hence B is a excess reagent। और दूसरे हमें क्वेश्चन में बताना क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, तो हमारा जो A है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। Here A is a limiting reagent, A हमारा क्या है यहाँ पर, लिमिटिंग रिएजेंट है। फाइन, नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर, आगे के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके पार्ट्स को, है ना। नाउ पार्ट नंबर, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। फाइन, 100 एटम ऑफ ए कंबाइन हो रहे हैं 100 मॉलिक्यूल ऑफ बी के साथ। इसका मतलब रिएक्शन जो है पूरी की पूरी कंज्यूम हो जा रही है। तो इन रिएक्शंस में ना ही कोई लिमिटिंग रिएजेंट होगा और ना ही कोई एक्सेस रिएजेंट होगा। फाइन, तो यानी कि एक्सेस रिएजेंट भी नहीं होगा और यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट LR, लिमिटिंग रिएजेंट भी इसमें नहीं होगा। फाइन, लिमिटिंग रिएजेंट भी नहीं होगा और एक्सेस रिएजेंट भी होगा इन केस में। चलिए फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट। 5 मोल ऑफ ए कंबाइन विद 2.5 मोल ऑफ बी। अगर हम रिएक्शन को स्टडी करें तो अगर मोल वाइज देखें तो हमें पता है 1 मोल ऑफ ए कंबाइन विद 1 मोल ऑफ बी। फाइन, एक मोल से कंबाइन हो रहे हैं। अगर हम बात करें 2.5 मोल ऑफ बी कंबाइन विद 2.5 मोल ऑफ ए, तो अब यहाँ पर हमारे पास कितने बच जाएंगे, अगर ये पूरा रिएक्शन होगा तो 2.5 मोल इसमें बच जाएंगे, 2.5 मोल ऑफ ए लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, और या फिर हम क्या बोल सकते हैं, 2.5 मोल ऑफ ए रिमेन unreacted, hence A is a excess reagent। फाइन, ये पॉइंट क्लियर हुआ। और लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, B इज अ लिमिटिंग रिएजेंट LR, जो हमें क्वेश्चन में बताना था। चलिए अब इसका फिफ्थ पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट हमें क्या क्लियरली बता रहा है, 2.5 मोल ऑफ ए एंड 5 मोल ऑफ बी रिएक्ट हो रहे हैं। तो आप देखिए, अगर 2.5 मोल ऑफ ए रिएक्ट कर रहा है तो 2.5 मोल ऑफ बी तो हमारे रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएंगे, लेकिन इसमें से अगर 2.45 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2.5 मोल रिमेन unreacted, remain unreacted
in the reaction. Hence B is a axis reagent. कौन सा है? B हमारा क्या है? Axis reagent. और अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है? A is a limiting reagent. A हमारा क्या है? Limiting reagent है, क्योंकि यही लिमिट कर रहा है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए. 2.45 ही डिसाइड करेगा रिएक्शन के प्रोसीड होने पे. वंस इट इज ओवर, वंस इट इज कंप्लीटेड, रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड. फाइन. रिएक्शन आगे प्रोसीड बिल्कुल भी नहीं होगी वंस इट इज कंप्लीटेड. फाइन. क्लियर है ये पॉइंट? आगे की क्वेश्चंस मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय